हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह के स्रोत। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि पूर्वाग्रह क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है और पूर्वाग्रह कितने प्रकार के होते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्वाग्रह किन किन स्रोतों के द्वारा उत्पन्न होता है, वो कौन से कारण हैं जिनके द्वारा पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दो समूहों में पद तथा शक्ति की असमानता के कारण पूर्वाग्रह की भावना का उदय होता है। साथ ही साथ पूर्वाग्रह व्यक्ति तथा समाज दोनों ही स्तर पर सक्रिय रहता है। इसको समझते हैं। क्या बताया जा रहा है कि दो समूहों में दो समूह भी हो सकते हैं और दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे एक क्लास में दो स्टूडेंट हैं, दोनों ही पढ़ने में समान है, उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक बराबर का है और दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन एक दिन टीचर उनमें से एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है क्लास का। तो जब टीचर ने पहले बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया तो दूसरे बच्चे में अपने आप ही एक पूर्वाग्रह का जन्म हो जाता है। उसके अंदर एक पूर्वाग्रह की भावना का उदय हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। किसको लेकर? अपने फ्रेंड्स को लेकर। सेम चीज़ें होती हैं दो समूहों के बीच में। जब दो समूह आपस में समान रूप से काम करते हैं और उनकी स्थिति भी सामान्य होती है, लेकिन अचानक ही एक समूह बड़ी तेज़ी से आगे निकल रहा हो तो दूसरा समूह उनके प्रति एक पूर्वाग्रह को उत्पन्न कर लेता है या दूसरे समूह में एक पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाती है। उनके पद को लेकर, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर एक पूर्वाग्रह आ जाती है। और जो पहला समूह है जो आगे चला गया है वह भी यह सोचता है कि अब तो हम आगे आ गए हैं, अब तो हम इनसे काफ़ी ऊपर हैं, तो उसके अंदर भी कई सारी पूर्वाग्रह घर कर लेती है। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि अंतर समूह अंतर्द्वंद के अतिरिक्त व्यक्ति की अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं तथा सामाजिक अधिगम की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि केवल समूह ही उत्तरदायी नहीं होते हैं पूर्वाग्रह के लिए। यहाँ पर व्यक्ति की अपनी जो विशेषताएं होती हैं, जो उसकी अधिगम होता है, सामाजिक अधिगम, उसने समाज में क्या सीखा, यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पूर्वाग्रह के उत्पन्न होने में। यहाँ पर पूर्वाग्रह के मुख्य 3 स्रोत बताए गए हैं। पहला है अंतर समूह अंतर्द्वंद, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बताया जा रहा है कि जब एक अल्पसंख्यक समूह का सदस्य अपने पद अथवा स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करता है, तब बहुसंख्यक समूह इससे परेशान होकर विरोधी तथा शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यदि दो समूह है और जो अल्पसंख्यक समूह है, अगर वह अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है तो जो बहुसंख्यक समूह है वो उसको दबाने चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब अकाल की स्थिति थी तो वहाँ पर जो आयरिश लोग थे वह अमेरिकी समुद्र तट पर, अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर वो एक खानाबदोश, एक प्रवासी की ज़िंदगी जी रहे थे और उनकी स्थिति बहुत ही दीनहीन थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और तब तक अमेरिकियों को उनसे कोई विद्वेष नहीं था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आयरिश लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने लगे, कड़ी मेहनत करने लगे, तो क्या हुआ कि तब जो अमेरिकी थे वह
विद्वेष करने लगे। उनके अंदर एक विद्वेष की भावना आ गई। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगा कि ये तो हमारे बराबर आ जाएंगे या इनकी स्थिति सुधर जाएगी तो ये हमसे आगे भी जा सकते हैं, इसीलिए वो उनसे विद्वेष करने लगे थे। और इस विद्वेष का कारण एक पूर्वाग्रह थी। यहाँ पर मुजफ्फर, शरीफ तथा उनके सहयोगी ने एक प्रयोग किया और प्रयोग के माध्यम से पूर्वाग्रह को उत्पन्न भी किया और उसको समाप्त भी किया। इन्होंने ग्रीष्मकालीन कैंप में निवास करने वाले 11 से 12 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में विभाजित कर दिया और वे दोनों ग्रुप आपस में मिलजुल कर किसी काम को करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे और इस वजह से उनमें सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना विकसित हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैंप में प्रतियोगिताएं हुई और इन प्रतियोगिताओं के फलस्वरूप दोनों ग्रुप में एक अंतर्द्वंद की भावना का विकास हो गया और स्पर्धा में, उस प्रतियोगिता में जो विजयी समूह था, जब उसके सदस्यों को पुरस्कृत किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया, तो दोनों समूह में वर्बल तथा नॉन वर्बल विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। वह एक दूसरे को बोलकर या अपने हाव भाव से नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे और जिसकी वजह से वहाँ की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। लेकिन इस प्रयोग में जब स्थिति ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई तो फिर जो प्रयोगकर्ता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य दिए जो दोनों ग्रुप को एक साथ मिलकर करने थे और एक साथ मिलकर कार्य करने से एक बार फिर से उनके अंदर सहयोगपूर्ण कार्य करने की भावना का विकास हुआ और उनके अंदर विद्वेष में कमी आ गई। दूसरा है व्यक्तिपरक कारक या इंडिविजुअल फैक्टर। इसमें जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के समाज मनोवैज्ञानिकों, खासकर एडोना और उनके सहयोगियों ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, मतावादी व्यक्तित्व। इन्होंने इस पुस्तक में 1000 से भी अधिक प्रयोज्यों के एटीट्यूड का मापन किया और व्यक्तित्व परीक्षण किया तथा इसके साथ साथ उनका नैदानिक साक्षात्कार, यहाँ पर सा की बजाय माँ लिख गया है, इसको सा कर लीजिएगा, साक्षात्कार के माध्यम से इस पुस्तक में सत्तावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में सत्तावादी व्यक्तित्व का अनेक विशेषताओं का वर्णन किया। इन्होंने बताया इस पुस्तक में कि जो सत्तावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये बताते हैं कि जो सत्तावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनमें मध्यम स्तर के मूल्य, सत्ता के प्रति विनम्रता, अंधविश्वास, वंशायलुता, परनिंदा, सामान्यकृत विद्वेष आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो सत्तावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह अंधविश्वासी होते हैं, वह दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं और सत्ता के प्रति लोभ होता है, इसीलिए उसके प्रति विनम्रता होती है उसमें, और इनमें एक सामान्यकृत विद्वेष की भावना भी पाई जाती है। ऐसे लोग परंपरागत मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो मान्यताएं चली आ रही हैं, ऐसे लोग उनका विरोध करते हैं और इसके साथ साथ ये कल्पना प्रसूत चीज़ों का विरोध करते हैं तथा शक्ति से अधिक रूप से संबद्ध होते हैं। ये शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके पास शक्ति होती है उससे ही संबंध स्थापित करना चाहते हैं या उससे मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब ये ऐसी विशेषताओं को दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहते हैं, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो इनसे कमज़ोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या जो इनसे कम सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, उनके प्रति इनके अंदर एक पूर्वाग्रह की भावना जन्म लेती है कि ये तो नीच है, ये तो बेकार है, हम इनसे बहुत ही आगे हैं, बहुत ही सुपीरियर है। यहाँ पर बताया गया है कि इन उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही
ये किसी भी व्यक्ति को या तो अपने समूह का सदस्य मानते हैं अथवा किसी दूसरे अस्वीकृत समूह का सदस्य मानते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्रोत के बारे में, जो कि है सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग। इसमें बताया गया है कि बचपन में सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्वाग्रह का अधिगम होता है। बच्चे अपने माता पिता, अपने समकक्ष यानी जो उनके साथ के बच्चे होते हैं उनके द्वारा तथा अध्यापकों से प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग तथा अनुकरण उसके द्वारा वह पूर्वाग्रह को सीख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पूर्वाग्रह जन्मजात तो होता नहीं है, पूर्वाग्रह को अर्जित किया जाता है। बच्चे जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, इन सभी के द्वारा पूर्वाग्रह को वह सीख लेते हैं। यहाँ पर प्रोसास्की, कुटनर तथा चरण ने बताया कि पूर्वाग्रह के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में बच्चों को समूह भेदन की जानकारी बहुत पहले ही हो जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समूह के बारे में जानकारी होती है कि ये हमारा समूह है, ये दूसरे का समूह है, इसके बारे में बच्चों के अंदर बहुत पहले से ही जन्म के कुछ माह बाद ही यह जानकारी दे दी जाती है या वह इसे स्वयं ही सीख लेते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे समझने लगते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरे परिवार की गाड़ी है या ये मेरे परिवार की गाड़ी नहीं है। बहुत सी सारी चीज़ें वे बचपन में ही सीख लेते हैं। यहाँ पर विलियम तथा उनके सहयोगी भी बता रहे हैं कि 2 वर्ष की आयु के बच्चों में जातीय ज्ञान का उल्लेख मिलता है। यानी जब बच्चे 2 वर्ष के रहते हैं तभी उनके अंदर जाति का भी ज्ञान हो जाता है कि हम किस जाति में हैं, हमारी जाति ऊपर है, दूसरे की जाति नीचे है। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा सीख ली जाती हैं। और ये सीख कहाँ से रहे हैं? ये वह अपने आसपास में अपने माता पिता को देखकर, अपने भाई बहनों को देखकर, अपने गुरुजनों के द्वारा या अपने साथ जो उनके सहयोगी हैं, जो बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, उनके द्वारा ये सभी चीज़ें वह सीख लेते हैं। पूर्वाग्रह के विकास की जो दूसरी अवस्था है उसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चों में दूसरे समूह के प्रति, दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति निषेधात्मक उन्मुखता का विकास होता है। उनके अंदर एक निगेटिव ओरिएंटेशन जन्म लेता है। किसके प्रति? दूसरे समूह के प्रति। तीसरी अवस्था है जिसमें किसी विशिष्ट समूह के प्रति निषेधात्मक प्रवृत्तियों, निषेधात्मक अभिवृत्ति में धारणाओं एवं भावनाओं का समाकलन होता है। यहाँ पर उनके अंदर एक निगेटिव ओरिएंटेशन तो है ही, उनके अंदर किसी समूह को लेकर एक निगेटिविटी तो है ही, लेकिन वह निगेटिविटी धारणाओं और भावनाओं से मिली जुली है। उनके अंदर उस समूह को लेकर एक भावनात्मक रूप से भी निगेटिविटी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी 2-3 साल के, 4 साल के हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ देखा जाता है कि वो अगर इंडिया मैच हार रही है तो रोने लगते हैं, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान से हार रही है तो वो और ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनको भी सामाजिकरण के द्वारा या सीख मिल चुकी है या उन्होंने सीख लिया है कि हाँ, ये समूह सही नहीं है या ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें उस समाज में रहते रहते उन्होंने सीख लिया है, और जिसके प्रति में भावनात्मक रूप से भी उन्हें विद्वेष की नज़र से देखते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह के निराकरण के उपाय के बारे में कि कैसे हम प्रेजुडिस को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि व्यक्ति तथा समाज दोनों ही स्तर पर पूर्वाग्रह के काफ़ी भयंकर परिणाम सामने आते हैं, और जिसे दूर करने के लिए
समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ तकनीकों का विकास किया, जिसमें माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा समाजीकरण, पूर्वाग्रह युक्त व्यक्ति तथा पूर्वाग्रह के लक्ष्य के बीच संपर्क, संज्ञानात्मक उपागम तथा शैक्षिक उपागम का उपयोग करके अल्पसंख्यक समूह के प्रति पूर्वाग्रह के निराकरण में मदद मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वे कौन कौन से तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है सामाजिकरण। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो पूर्वाग्रह के स्रोत हैं उसमें सामाजिकरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बच्चा जन्म से ही सामाजिकरण के द्वारा पूर्वाग्रह को सीख लेता है। तो अगर हमें पूर्वाग्रह को दूर करना है तो सबसे पहले उसका सामाजिकरण को सुधारना होगा। जो उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसे सुधारना होगा। इसमें बताया गया है कि बच्चों में विभिन्न तरह की अभिवृत्तियों के विकास में माता पिता की भूमिका निर्णायक होती है। कोई भी बच्चा जन्म से ही पूर्वाग्रह युक्त नहीं होता है। अंतःक्रिया के विभिन्न आयामों को वह अपने माता पिता से सीखता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बच्चा पूर्वाग्रह को सीखता है तो वो अपने माता पिता से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। पूर्वाग्रह के निराकरण का एक तरीका यह है कि धर्मांधता की जंजीरों को तोड़ा जाए तथा माता पिता को पूर्वाग्रह युक्त व्यवहारों की सीख देने से हतोत्साहित किया जाए। यानी अगर हम माता पिता को यह सिखाएं कि उन्हें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी है जिससे उनके अंदर दूसरे समूह को लेकर, दूसरे धर्म को लेकर पूर्वाग्रह उत्पन्न हो, तो इस तरह से उनके बच्चों में पूर्वाग्रह उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के लिए माता पिता तथा बच्चे के संबंधों के बीच हस्तक्षेप करना गैरकानूनी भले ही ना हो, अनैतिक अवश्य होगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, माता पिता और बच्चे के संबंध में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वह एक तरीके से अनैतिक है। इसीलिए यहाँ पर माता पिता को स्वयं ही यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह अपने बच्चों को किस प्रकार की पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें कैसे रोकना है। इसके लिए बच्चों के पालन पोषण में निष्ठुर तथा दंडात्मक पद्धति के प्रयोग को भी हतोत्साहित करना चाहिए। इसको रोकना चाहिए कि उन्हें कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा दंड ना दिया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि इससे बच्चों में ऐसे शील गुण विकसित होते हैं जो पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं। अगर एक बच्चा है उसको बार बार दंड दिया जाता है किसी भी कार्य को करने पे, तो क्या होता है, वो पहले तो नहीं करेगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, जब उसमें शक्ति आएगी, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और वह फिर एक ऐसी टेंडेंसी को डेवलप कर लेगा, उसका व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित होकर सामने आएगा कि वह हमेशा ऐसे ही कार्य करेगा जो सामाजिक रूप से अनैतिक होंगे। स्टेफन तथा रोजनथाल ने अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट किया कि यदि प्रभुत्वशाली पालन पोषण के तरीके को कम किया जाए तो पूर्वाग्रह में कमी लाई जा सकती है। यानी बच्चों पे ज़्यादा फोर्स ना दिया जाए, बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य ना किया जाए और उनको हर चीज़ को आसानी से बड़े विनम्रता के साथ सिखाया जाए, तो बच्चों की पूर्वाग्रह में भी कमी आती है। और माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जब बच्चों से अंतःक्रिया करें तो उस समय वह पूर्वाग्रह मुक्त रहें। वह कोई ऐसी जानकारी उनको ना दे या कोई ऐसे भ्रम उनके अंदर ना पैदा करें जो आगे चलकर बच्चों में पूर्वाग्रह के रूप में विकसित हो। नेक्स्ट है संपर्क। आपने देखा होगा या इस चीज़ को आप ट्राई करके देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड में कोई मतभेद हो जाए और
मतभेद ऐसा है कि आप एक दूसरे के बारे में गलत विचार उत्पन्न कर लें अपने मन में और उससे विद्वेष करने लगे। लेकिन यदि आप उससे संपर्क करते हैं, आप एक दूसरे से संपर्क करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो समस्या है वो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो विद्वेष है, जो नासमझी है, जो भ्रम है, वो तब तक ही रहता है जब तक कि हम एक दूसरे से संपर्क न करें। जैसे ही हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो जो पूर्वाग्रह है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आलपोर्ट बता रहे हैं कि यदि अंतर समूह संपर्क उचित रूप से संचरित हो तो पूर्वाग्रह कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले उचित संपर्क की विशेषताओं को जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ऐसे कारक बताए गए हैं संपर्क के अंतर्गत जो पूर्वाग्रह को दूर करने में सहायक हैं। पहला है, सफल अंतर समूह संपर्क के लिए स्तर में सामान्यता पहला महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो संपर्क है, जो अंतर समूह संपर्क है, एक समूह से दूसरे समूह के बीच में संपर्क है, वह तब ज़्यादा फायदेमंद होगा या तब ज़्यादा ही लाभदायक सिद्ध होगा जब दोनों समूह की जो स्थिति है वह सामान्य हो। एक सामान्य स्तर के स्थिति वाले समूह में संपर्क पूर्वाग्रह को कम करने में मदद करती है। दूसरा कारक है आत्मीयता, अर्थात दोनों ही समूह के व्यक्तियों के बीच में जितनी अधिक आत्मीयता होगी, पूर्वाग्रह में उतनी ही अधिक कमी आएगी। जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आप उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं, तो कई बार अगर कोई थर्ड पर्सन आपको आकर यह बोलता है कि आपका फ्रेंड आपके बारे में गलत बात बोल रहा था, तो हम उसको विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ्रेंड हमारे बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। और इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी आत्मीयता है उससे और हम आत्मीय रूप से उससे बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। तीसरा कारक है अन्योन्याश्रित अंतःक्रिया। इसके अनुसार संपर्क सबसे अधिक प्रभावशाली तब होगा जब दोनों ही व्यक्ति परस्पर अन्योन्याश्रित संस्कृति पर सहयोगपूर्ण कार्य करें और जिसकी सफलता में दोनों का ही योगदान अपेक्षित हो। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर 2 समूह हैं और दोनों समूह आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं और उस कार्य की सफलता के बाद जो श्रेय मिलने वाला है, जो लाभ मिलने वाला है, वह दोनों में बराबर रूप से अगर बांट दिया जाता है और दोनों को बराबर श्रेय दिया जाता है तो इससे पूर्वाग्रह को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह दूर करने के संज्ञानात्मक उपागम के बारे में। इसके अंतर्गत पहला है प्रबोधन या एग्जॉर्टेशन। प्रबोधन में क्या बताया जा रहा है? प्रबोधन की योजना के अंतर्गत व्यक्ति को यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जनतंत्र और स्वतंत्रता में अंतर्निहित मूल्य तथा व्यक्ति का दायित्व राष्ट्र होता है। इसीलिए जातीय अथवा धार्मिक सदस्यता के आधार पर लोगों में विभेद नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत बताया गया कि हमें यह नहीं देखना है कि हम इस जाति से हैं या सामने वाला दूसरी जाति से है, या हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और सामने वाला पर्सन दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमें यह देखना है कि हम एक राष्ट्र के हैं और उसी राष्ट्र में सामने वाला ग्रुप भी रह रहा है, उसी राष्ट्र में सामने वाला व्यक्ति भी रह रहा है और उसी राष्ट्र में हम भी हैं। तो उस राष्ट्र के कारण हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हमारा राष्ट्र एक है तो हमें भी आपस में सहयोग के साथ रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त नैतिकता और तार्किक अनुरोध तथा प्रदर्शन आदि के माध्यम से भी यह दिखाया जाता है कि पूर्वाग्रह के विरोध का समर्थन करने का विस्तृत आधार है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, कई बार अनुरोध करके पूर्वाग्रह को कम किया जाता है, कई बार
प्रदर्शन करके पूर्वाग्रह को कम किया जाता है। जैसे टीवी पर दिखाया जा रहा है कि दो व्यक्ति आपस में विद्वेष कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनकी पूर्वाग्रह समाप्त हो गई तो आपस में प्यार और सहयोग से रहने लगे। तो यह चीज़ देखकर सामने वाले के ऊपर भी असर पड़ता है और वह भी अपने साथ जो व्यक्ति रह रहा है उसके प्रति पूर्वाग्रह को दूर करके आसानी से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। यहाँ पर लास्ट में बताया जा रहा है कि प्रबोधन की योजना के पीछे यह मान्यता होती है कि व्यक्ति के मूल्यों को प्रकट करने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर एक व्यक्ति है और उसको यह दिखाया जाए कि जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है वो इस राष्ट्र के प्रति है और इस राष्ट्र के सभी लोग तुम्हारे भाई हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, तो जब उसके अंदर यह मूल्य विकसित होते हैं तो वह अपनी पूर्वाग्रह को ख़त्म करके दूसरों के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव करता है और एक सहयोग की भावना के साथ रहता है। सेकंड है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कई बार पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और यह ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? यह स्टार्ट होती है विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, समुदायों से। यहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे समूह या दूसरे व्यक्तियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि कैसे वह अपनी भावनाओं को चेंज करें और दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना रखें, एक अच्छा विचार रखें और दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से जीवन यापन करें। और लास्ट है हमारा सांस्कृतिक आत्मसातीकरण, द कल्चरल एसिमिलेशन। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को दूसरे समूह के मानकों तथा जीवन शैली के बारे में इस उद्देश्य से बताया जाता है कि वह दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति अत्यधिक सही आरोपण कर सकें तथा पहले से निर्मित भ्रामक धारणाओं का परित्याग कर सकें। यानी इसके अंतर्गत क्या बताया जा रहा है कि जो दूसरी संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, उस संस्कृति के लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं और ऐसा बताया जाता है कि सभी लोग अच्छे हैं, उनकी संस्कृति अच्छी है और हम उनको अपना सकते हैं या हम उनके साथ रह सकते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति के अंदर पूर्वाग्रह है वह दूर हो जाते हैं। तो इसके साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में।